ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्रिप्टिव अपीयरेंस मिमिक्री क्या होती है? कंसील्ड एग्रेसिव मिमिक्री। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? प्रीडेटर प्रे को पकड़ने के लिए कैमोफ्लेज करता है, यानी सराउंडिंग से कलर मैच हो जाता है उसका, इसलिए प्रे उसको नोटिस नहीं कर पाता। यानी ये जो मिमिक्री है, कंसीलिंग एग्रेसिव मिमिक्री, ये शिकार को पकड़ने के लिए है, प्रे को पकड़ने के लिए है। किसके द्वारा की जाती है? प्रीडेटर के द्वारा। दूसरी होती है वार्निंग कलरेशन। डार्क फ्रॉग होता है, डॉटेड होता है, आप नेट पे देखो ना, डार्क फ्रॉग का डायग्राम लिखोगे, एक्स्ट्रा कलरफुल एक मेंढक होता है। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, एंड हाईली पॉइजनस एंड ब्राइटली कलर्ड। अब मेंढक जितना ज्यादा चमकीला कलरफुल होगा ना, उतना ही ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो मॉइस्ट ग्लैंड होती है उसमें पॉइजनस ग्लैंड भी होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सो अदर प्रीडेटर लाइक स्नेक्स अवॉइड डार्क फ्रॉग, DART और लिख लो इसके ऊपर। डार्क फ्रॉग को खाने से बचते हैं वो। अब ये एडेप्टेशन किसकी हुई? ज्यादा कलरफुल कौन बना? प्रे बना ना। ये किससे बचने के लिए? प्रीडेटर से। ऐसे ही क्या होता है, कई स्कूलों में हम देखते हैं, एक बच्चा शरारत कर रहा था, मैंने उसको चटा लगा दिया, एक लगाना इंची पर लगा दिया, बच्चा एकदम से ना गिर गया। मैं मखा गया भैया, हो गया कुछ नहीं प्रॉब्लम इसको। जब ने उसको उठाया, ठीक है ना, तो बच्चा फिर ऐसा शो किया उसने कि वो तो गया भाई। मैंने सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, एक ट्राई और मारता, मैंने दौड़ लगा दिया, उठ के भाग लिया वो। तो मेन चीज क्या होती है, कई बच्चे भी एक्टिंग कर देते हैं, क्योंकि ऐसा शो करते हैं उससे पीछा छूट जाएगा इस बात का। तो ये जो होता है ना, ऐसा करना मत, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वार्निंग कलरेशन बोलते हैं इसको, यानी ये बचने के लिए है प्रीडेटर से। नेक्स्ट आता है इकोलोकेशन। देखिए चमगादड़ जो होता है ना, रात को निकलते हैं और इको से अपनी पोजीशन डिटेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। तो उनके अंदर स्पेशल, डॉल्फिन के अंदर यदि बात करूं मैं, चमगादड़ के अंदर, तो इको लोकेशन होती है, यानी आंखों से ना देख के साउंड वेव भेजते हैं वो, और टकरा के जब वापिस आती है उससे पोजीशन डिटेक्ट करते हैं अपनी, वो इको लोकेशन बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्टेड साउंड आर कॉल्ड इकोज फाइंडिंग दिस पोजीशन। तो ये बैट, डॉल्फिन, व्हेल जो होती है ना, इको लोकेशन से अपनी पोजीशन ढूंढते हैं। हाईली सेंसिटिव होती है, ब्रेन के अंदर मैक्सिमम सप्लाई चाहिए इस काम के लिए। उसी तरह चमगादड़ क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई बार पेड़ों के ऊपर उल्टे लटके होते हैं, क्योंकि उल्टे इसलिए लटकते हैं क्योंकि ब्रेन में सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है। तो ये उसको बोलते हैं ब्रेंक्यूलेशन। चमगादड़ क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। 22% चमगादड़ जो होते हैं ना, वो वेम्पायर होते हैं, एनिमल्स का वो खून पीते हैं। कैमोफ्लैग होता है कल सराउंडिंग से कलर मैच करना, और एक होता है रिफ्लेक्टेड साउंड। एक होता है फोटोमोर्फोजेनेसिस। फोटोमोर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन इन रेस्पॉन्स टू लाइट। जैसे एफिड होता है जो प्लांट का सेप करते हैं, डेवलप्ड विंग्स इन रेस्पॉन्स टू अल्टरनेट लाइट एंड डार्कनेस। यदि हम लाइट और डार्कनेस अल्टरनेट देते रहे ना, तो उसके विंग्स डेवलप हो जाते हैं। यानी ये विंग्स क्यों डेवलप हुए? क्योंकि लाइट के प्रति उसके रिएक्शन की वजह से, यानी डिफरेंशिएशन हो गया उसका लाइट और डार्कनेस अल्टरनेट देने से। तो अडेप्टेशन हो जाती हैं अलग अलग एनवायरमेंट में। फिर ये बताया था मैंने आपको, ये पूरा पूरा आपको याद करना है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 250 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस में 100 से 200, टेगा में 100 से 250, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट 75 से 150 सेंटीमीटर। ये एनुअल रेनफॉल दिखा रखी है। कैपरल वन जो होते हैं 50 से 75, ग्रासलैंड 25 से 75, सवाना 25 से 75, डेजर्ट में लेस देन 25 सेंटीमीटर बारिश होती है भाई। अब आते हैं एज पिरामिड। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप फाउंड इन ए पॉपुलेशन, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज पिरामिड। देखो ध्यान से, यदि जो बड़ा दिखाई दिया है, ये पिरामिड बना दिया ना एक। अब इस एज पिरामिड में एक बात देखो आप, ये जो एसिड दिखा रखे हैं ये है चिल्ड्रन, जो ये बिल्कुल प्लेन दिखा रखे हैं जिसमें कोई भी पेंटिंग नहीं कर रखी हमने, वो यंग स्टेज, और जो लाइनिंग दिखा दिया ऐसे वो है अडल्ट। तो अब आप देखो तीन है, एक्सपेंडिंग, बेल शेप, अर्न शेप। एक्सपेंडिंग का मतलब एक्सपेंड होने के चांस है, क्योंकि बच्चे की पॉपुलेशन ज्यादा है, 1 से 17 साल के बच्चे की। यंग में 18 से लेकर 40 तक, और 40 से ऊपर। तो जो चिल्ड्रन है ज्यादा है, जिस देश में चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं ना, देखो ध्यान से देखो इसको, चिल्ड्रन ज्यादा है उससे कम यंग है, उससे कम अडल्ट है। तो आने वाले 10 साल में क्या होगा, ये चिल्ड्रन यंग बन जाएंगे, तो देश आगे बढ़ेगा।
जापान के अंदर क्या हो गया, बच्चे पैदा कम होते हैं, या वो वहां के पेरेंट्स जो होते हैं ना वो ज्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने में यकीन नहीं रखते, तो उसमें क्या हो गया, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कम रहेगी, यंग ज्यादा है, बुढ़े भी कम हो गए। तो इसका भविष्य नहीं है इस देश में। क्यों नहीं है? क्योंकि आने वाले 10-20 साल के अंदर क्या होगा, ये बच्चे जब अडल्ट बनेंगे, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी उनकी। तो युवा जिस देश में ज्यादा होते हैं ना, वो देश प्रगतिशील वही होता है। इंडिया से आज क्यों चांस ज्यादा है? ठीक है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन मतलब रिसोर्सेज कम है, पर हमारी यंग जनरेशन बहुत है। ऐसा कोई शायद देश बचा हुआ जहां पे इंडियन ना पहुंचे हो अभी, क्योंकि ये चाइना में अभी ये हो चुका है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल अभी दोबारा शुरू किया उन्होंने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास। तो ये अडल्ट और यंग लगभग एक जैसे ही है, ठीक है ना। ओल्ड जितने ज्यादा होंगे डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा रहेगी। तो ये 3 तरह के होते हैं भाई, एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग, ट्रायंगुलर एज, जो ट्रायंगुलर बोलते हैं, एक्सपेंडिंग बोलते हैं। दूसरा बेल शेप या स्टेबल, अब स्टेबल है, ये डिक्लाइनिंग होगी, यानी अर्न शेप होती है, नीचे बच्चे कम रह गए, बड़े ज्यादा होंगे, बुढ़े फिर कम हो गए। तो ज्यादा का डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? यंग स्टेज के ऊपर देखी जाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पेस। अब दिल्ली में तो क्या होता है, 20-20 मंजिली मकान है, यानी 200 गज की एरिया 20 मंजिल तक बना हुआ है, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, उस पार्टिकुलर एरिया में जनसंख्या ज्यादा होगी। घास के मैदान, किसी मैदान में देखेंगे तो 10 प्लेयर खेलते मिलेंगे बस, वहां पे डेंसिटी कम होगी। शहर में डेंसिटी ज्यादा होती है, गांव में डेंसिटी कम होती है। तो नेटिलिटी होता है जन्म दर। नेटिलिटी क्या होती है? यानी 1000 पॉपुलेशन पे कितने जन्म हुए हैं उसको नेटिलिटी बोलते हैं। 1000 पॉपुलेशन पे कितने एक्सपायर हुए हैं, डेथ हुई है, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। इससे पॉपुलेशन बढ़ती है, इससे पॉपुलेशन घटती है। नेटिलिटी से क्या होगी? बढ़ेगी, मोर्टेलिटी से घटेगी। एम से मौत याद रख लो, जो मरने वाले। नेटिलिटी का मतलब जन्म दर, मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर। इमिग्रेशन, आई, इमिग्रेशन का मतलब था जो देश में आए, जैसे मान लीजिए अमेरिका से 50 आदमी भारत में आ गए, तो भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आई से जो शुरू होता है ना, इमिग्रेशन मतलब आते हैं वो, इससे बढ़ेगी, पॉजिटिव होगा। और इमाइग्रेशन घटेगी, यानी आई से शुरू ना, आई एन, इन का मतलब अंदर आना, जो देश में आए, आई से शुरू हुआ तो इमिग्रेशन। और ई का मतलब एग्जिट, जो देश से बाहर जाए, इमाइग्रेशन। इससे बढ़ेगी या घटेगी? नेक्स्ट देखो, ये देखो बेटा, ये फार्मूला है आपकी बुक के अंदर है बिल्कुल, एनसीईआरटी में, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है ना। स्टार्ट है ना ये। नेटिलिटी, बर्थ रेट, देखो इमिग्रेशन से ही बढ़ रही है, इससे ही बढ़ रही है, मोर्टिलिटी से घट रही है, और इमाइग्रेशन से भी घट रही है। तो एनटी का मतलब क्या हो गया यहां पे? किसी भी गिवन टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यदि हम 1 साल के बाद देखें तो कितनी होगी? जितनी आज है, प्लस कितने बर्थ हुए, कितने इमिग्रेशन हुए, माइनस कितनी डेथ हुई, प्लस कितने इमाइग्रेट हुए। यानी ये दोनों तो क्या होंगे? बढ़ाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? घटाते हैं। तो इसमें से ये घटा दें तो कितने, 1 साल पूछना है, 2 पूछना है, तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में आता है कई बार ये भाई, वाइटल इंडेक्स क्या होता है? नेटिलिटी अपॉन मोर्टिलिटी इंटू 100। नेटिलिटी जन्म दर अपॉन मोर्टिलिटी मृत्यु दर इंटू 100 इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। अब एक बात बताओ बेटा, वाइटल इंडेक्स, मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए हैं, ये ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक में। 100 तो है नेटिलिटी, 100 है मोर्टिलिटी, इंटू 100। यानी जब जितने बच्चे पैदा हुए थे, या जितने आदमी बच्चे पैदा हुए थे, जितने एक्सपायर हुए थे, यदि दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी या घटेगी? पर वाइटल इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 100। वाइटल इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि वाइटल इंडेक्स की वैल्यू 100 है तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। क्या हुई है? यदि वाइटल इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 100 है तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी घटी है पॉपुलेशन। यदि वाइटल इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 100 है तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। क्या है? ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, क्या होता है भाई, वाइटल इंडेक्स यदि 100 है तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है,
यदि वाइटल इंडेक्स मोर देन 100 है तो पॉजिटिव है, लेस देन 100 है तो नेगेटिव है। क्या बोलेंगे? वाइटल इंडेक्स की वैल्यू 100 है तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, 100 से नीचे है तो घटी है पॉपुलेशन, 100 से ज्यादा है तो बढ़ी है। जीरो नहीं देखना हमने यहां पे 100 देखना है क्योंकि इंटू 100 है। ठीक है ना? अब आता है ये जो कर्व बताई थी मैंने आपको, एक्सपोनेंशियल कर्व। ये जो कर्व है लैग फेज और लॉग फेज, ये जे शेप्ड कर्व कब आती है? जब अनलिमिटेड खाना हो। मान लीजिए कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया हमने ग्रो करवा दिए, तो खाना अनलिमिटेड है बैक्टीरिया के लिए, तो पहले तो एडजस्ट होंगे फिर एकदम से बढ़ाएंगे पॉपुलेशन। dn बाई dt इज इक्वल टू rn। इसको हम जे शेप्ड कर्व बोलते हैं, ओकी शेप्ड बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फेज एकदम से आ जाती है। दूसरी होती है सिग्मोइड कर्व। कौन सी होती है? सिग्मोइड कर्व। इसकी इक्वेशन है dn बाई dt इज इक्वल टू rn, k माइनस n बाई k और जुड़ जाता है। ये जब होती है जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, खाना भी लिमिटेड है, रहने के लिए जगह भी लिमिटेड है, तो उस केस में जो ग्रोथ कर्व आती है वो ये आती है dn बाई dt rn इंटू के माइनस एन बाई के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। इसलिए एस शेप का सिग्मोइड नाम होता है, लॉजिस्टिक कर्व भी होता है। और इसके अंदर dn बाई dt इज इक्वल टू r, जो ये r दिखा रखा है यहां पे, इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ r, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं, इसकी वैल्यू, ये तीन चीज याद रखना, नॉर्वे रेट के अंदर 0.015 होती है, वैल्यू ऑफ आर इन फ्लोर बीटल की 0.12 होती है, और ह्यूमन की 0.0205 होती है। स्मॉल आर की तीन वैल्यू दे रखी है यहां पे, तीन जीवों की स्टडी करके, ये आपको याद करनी है। स्मॉल जो आर की वैल्यू है, ये तीन वैल्यू याद करनी है आपको, 1, 2 और 3। जो ये आर है ना, ये आर, ये इसकी वैल्यू दिखा रखी है यहां पे, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये याद करनी है, नॉर्वे के अंदर रेट की जो स्मॉल आर वैल्यू है वो 0.015, फ्लोर बीटल की 0.12 और ह्यूमन की 0.0205 होती है। ठीक है? नेक्स्ट है भाई, ये सेम दिखा रखी है, जो ये जे शेप्ड कर्व है, इसी का नाम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल कर्व होती है। क्या नाम होता है इसका? एक्सपोनेंशियल कर्व। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और ये कब होएगी? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो ये आएगी। ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल कंडीशन, नेचर में हमेशा कोई चीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा? ओके।